हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, नर्सिंग ऑफिसर के जी में स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 19 दिसंबर, हो चुका है यूपीपीएससी का स्टाफ नर्स वाला या फिर मैं कहूँ नर्सिंग ऑफिसर वाला एग्ज़ाम। सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे दिया है और आपको ऑफलाइन पेपर घर ले जाने के लिए मिला होगा। आई थिंक आप सभी ने यूट्यूब चैनल से या फिर खुद से गूगल सर्च करके अपने सारे के सारे क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। एग्जैक्ट आपको आइडिया लगभग हो चुका होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने आपके माइनस जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। यहाँ पे मैं बहुत सारी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आ रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं रेगुलर अपने चैनल पे अपडेट नहीं देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी वीडियो को कवर किया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें सारी चीज़ें जहाँ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इससे ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आज का जो पेपर था वो कैसा हुआ है, तो आई थिंक जितने भी रिव्यूज़ मुझे मिले हैं, आज मैंने खुद अकेले ड्यूटी करी। जितने भी परमानेंट स्टाफ थे केजीएमए में, सभी ने ड्यूटी अकेले करी, क्योंकि जो भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय थे या फिर आउटसोर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर थे, वो सारे एग्ज़ाम देने गए थे। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम दे के आए तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मतलब पेपर का लेवल कैसा था। सभी ने बताया कि जो जीके के क्वेश्चंस थे वो थोड़े घुमावदार थे, हिंदी के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे और नर्सिंग का जो लेवल था बहुत हार्ड नहीं था। एवरेज क्वेश्चन थे, सिंगल सॉरी सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, और भी मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी भी नहीं थे, एवरेज टाइप के सारे क्वेश्चन थे। जो जीके के क्वेश्चन थे वो थोड़े घुमावदार थे। तो पेपर का लेवल कुछ ऐसा था। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है कि मैं पेपर का सोल्यूशन दे पाऊँ। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इवन आपके हाथ में पेपर है तो आप खुद से भी गूगल करके या फिर आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बुक से आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितना आपने गेन किया। रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विद इन 1 मंथ आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। आंसर की मैं बात करूँ आंसर की तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आंसर की जल्दी नहीं देता है। मतलब कि उनका पहले से ये नियम था कि एग्ज़ाम की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद वो आंसर की देते थे। पिछली बार इन्होंने आंसर की दी थी, इस बार भी चांसेस है आंसर की देने के। आंसर की भी आपकी आ जाएगी ऑफिशियल साइट पे। जैसा भी आपका सेट होगा, ABCD जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आए या ना आए, आपका इवैल्यूएशन तो हो ही गया होगा कि आपके लगभग कितने नंबर सही हैं, कितने नंबर गलत है, कितने नंबर पे आप पास हो जाएंगे। ये बड़ा सवाल है जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया। अभी भी बहुत सारा डाउट है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उनके नंबर प्री में जोड़ेंगे या फिर मेन एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें जोड़ेंगे, कितने नंबर पे पास हो जाएंगे, तो ये मैं बता दूं आपको। ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट की PDF थी आप लोगों ने देख ली होगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैं थंबनेल भी दिखा रही हूँ कि इतने नंबर आपके पासिंग है। अब डाउट ये है कि इतने नंबर जो पासिंग के हैं वो जो NHM के जो एम्प्लॉय हैं उनको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे, या फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनको कितने नंबर पे पासिंग है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने UPPSC क्रैक करके ही KGMA में अपनी ज्वाइनिंग ली है, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बताऊँगी वो आपको फैक्ट बताऊँगी, तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दिखा होगा कि आपके जो नंबर होने चाहिए, अगर आप OBC कैटेगरी के हो, UR कैटेगरी के हो या फिर अदर कोई भी कैटेगरी के हो, तो आपके जो नंबर होने चाहिए वो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ऑफिशियल PDF यहाँ पे देख सकते हैं। 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 85 जो क्वेश्चन पेपर है 85, उसका अगर आप 40% करते हो तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 34 नंबर। अगर आपके 34 मार्क्स हैं तो आप सेलेक्टेड हो, मतलब कि मेन एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। वही मैं अगर SC ST की बात करूं, जो अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, उनकी मैं बात करूं तो उनके लिए 35% मार्क्स पाना ज़रूरी है। 35 की मैं बात करूं तो अगर आप 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 85 का आप 35 अगर करते हैं तो आपके लगभग 29.75 इतने आपके नंबर होने चाहिए मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अभी मैं बता दूं कि लगभग मेन एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, और एक चीज़ और बता दूं कि आपका क्वेश्चन होगा कि टोटल कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। तो कुछ दिन पहले आपने ये नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि लगभग 90,000 कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में आवेदन किए हैं, और उसमें से एक सीट पे आपके 40 कैंडिडेट हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिली होगी कि इस वैकेंसी की कुछ सीटों को घटा दी गई है। लगभग 514 सीटें जो हैं वो घटा दी गई, तो टोटल वैकेंसी को माइनस। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप कहीं
लिख लीजिएगा कि यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाता है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जहाँ जो भी एग्ज़ाम करवाया, चाहे वो 2017 में करवाया हो, चाहे वो 2021 का एग्ज़ाम हो, इवन आप जो 2022 का मेल वाला एग्ज़ाम था, सबका ये रेशियो रहा है कि इनकी जितनी वैकेंसी होती है उसकी आधी सीटें ही भरती हैं, लगभग आधी सीटें भरती हैं, आधी सीटें खाली रहती है। ऐसा यूपीपीएससी का हर बार का क्राइटेरिया। तो आप, जैसा कि आपको पता है कि 1555 सीटें हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग 750 सीटें या फिर मैं कहूं 800 सीटें ही आपकी आयोग के द्वारा भरी जाएगी और आधी की सीटें खाली की खाली रहेंगी। जैसा कि हर बार का रेशियो ऐसा चलता है यार, कि आयोग जो है जिस हिसाब से उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, जिस हिसाब से उनका एग्ज़ाम कराने का तरीका होता है, उसमें हमेशा से आधी सीटें खाली रह चुकी हैं। आप प्रीवियस एग्ज़ाम का ये ले सकते हैं और आगे जब भी इसका प्रोसेस होगा तो आप चीज़ ये नोटिस करेंगे कि हमेशा आधी सीटें खाली हो जाती है। आयोग का जो एग्ज़ाम होता है यूपी में, या फिर मैं कहूँ हर एक राज्य का जो आयोग वाला एग्ज़ाम होता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके मानक कुछ अलग ही होते हैं, इनका एग्ज़ाम कराने का क्राइटेरिया और इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया अलग होता है, जिससे कम से कम अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं। अब मैं बात करूँ कि 90,000 अगर आवेदन है तो मेन एग्ज़ाम में लगभग कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो सीट, जैसा कि आपको पता है कि 1555 आपकी सीट है गट के, और अगर हम 15 गुना कैंडिडेट को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 23,325 अभ्यर्थी जो है मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पर होता क्या है कि मेन एग्ज़ाम में भी बैठने के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलते। आयोग का जब मेन वाला एग्ज़ाम होगा उसके पहले जो प्री में पास होंगे उनको फिर से आवेदन करना होगा। कुछ आवेदन शुल्क आपको देने होंगे, जैसे कि 225 रुपये आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, वैसे ही 105 रुपये जो है एससी एसटी कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट, ऐसे कुछ फ़ीस दे के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनकी फ़ोटोकॉपी मेन एग्ज़ाम के पहले आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा और साथ में आयोग को सेंड करना होगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई होते हैं। उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम के लिए पास मिलता है, मतलब मेन एग्ज़ाम में आपको बैठने की परमिशन मिलती है। तो 15 गुना कैंडिडेट में आपके 23,325 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। तो लगभग मैं बता दूँ आपको, अगर मैं 90,000 कैंडिडेट्स में से 23,325 कैंडिडेट को माइनस करती हूँ तो 66,675 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। 90,000 एग्ज़ाम दिए, 66,675 बाहर होंगे। लगभग 23,325 कैंडिडेट जो होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका, मतलब अब मैं बता दूं कि पिछली बार सिलेक्शन का प्रोसेस का क्या रहा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो लगभग आपका जो मेरिट बनता है, मैं एक चीज़ बता दूं कि 100 नंबर का पूर्णांक पे ये पूरा मेरिट बनता है। मतलब कि एग्ज़ाम जो होगा 85 नंबर का होगा, लेकिन 100 नंबर पे आपका चयन प्रोसेस होगा। मतलब आपका सिलेक्शन जो होगा वो 100 नंबर पे होगा, चयन 100 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रिक्तियों की तैयार की जाएगी। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। अब तो मान लीजिए प्री वाला जो एग्ज़ाम है दे दिया, होप सो कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेन एग्ज़ाम के लिए। तो मेन एग्ज़ाम को कैसे लिखना है, तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे मेन एग्ज़ाम का पुराना वाला पेपर डाला हुआ है और साथ में एक मॉडल पेपर डाला हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं अपने हाथों से लिखा हुआ है एक, मतलब पूरा पेपर कितने शब्दों में कैसे आपको लिखना है, पूरा एक रिटन वाला पेपर मैं लिख के आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको मेन एग्ज़ाम में लिखना है, कितने शब्दों में कौन सा क्वेश्चन करना है और किस तरीके से लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मतलब कि इधर ही आपको एक पूरा वीडियो बना के दे दूँगी, या फिर मैं कम्युनिटी सेशन में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि मेन एग्ज़ाम का पेपर कैसे लिखना होगा जिससे आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो जाए। 15 गुना कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में शामिल होंगे, लगभग 60,000 कैंडिडेट होंगे बाहर। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, यूपी में सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम होता है। अगर आपने यूपीपीएससी को क्रैक किया तो आपका एक लेवल होगा, आपके का एक स्टैंडर्ड होगा, आपका एक अलग मानक होगा, क्योंकि हर एक राज्य में अपना खुद का यूपीपीएससी, या फिर मैं कहूँ कि लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बिहार का हो या फिर कहीं का भी, हर जगह एक एग्ज़ाम होता है। और इनके मानक के अनुसार अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, प्री और मेन एग्ज़ाम देकर पास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गौरव की बात होगी। तो आई होप जिन लोगों ने भी प्री एग्ज़ाम दिया है वो सभी अपना आंसर की, या फिर किसी भी चैनल से जो लोग भी सोल्यूशन दे से अपना स्कोर चेक करें और माइनस करने के बाद अपना बताइए कि आपका स्कोर कितना आया, मिनिमम क्राइटेरिया आप पास करते हैं कि नहीं, ताकि आप जो मेन सिलेक्शन लिस्ट में है उसमें अपनी जगह बनाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी आप मिनिमम नंबर पाने की कोशिश ना करें, मैक्सिमम नंबर पाने की कोशिश करें। ऐसा
हम लोग एग्ज़ाम में बस ये होता है कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, लेकिन सिलेक्शन के अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि आपको एक रैंक बनानी ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने ही ज़्यादा आपका आगे चल के प्रमोशन। मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, आपके डिग्री के अकॉर्डिंग प्रमोशन। पर अभी क्या है, एग्ज़ाम में जितनी आपकी रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग में आपका प्रमोशन। तो होता क्या है कि कुछ साल के बाद जैसे जो लोग ऊपर वाले रैंक पे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर के अंदर में होते हैं, तो जैसे ही ऊपर से रिटायरमेंट होती है या फिर मतलब पोस्टें बढ़ती हैं या प्रमोशन भी होते हैं, प्रमोशन होते हैं तो जिनकी अच्छी सारी प्रमोशन हो जाते हैं, सिस्टर 1 पे चले जाएँगे, डीएनएस की पोस्ट पे, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन 60 इयर्स के मतलब 60 इयर्स के अंदर। और वहीं अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 300 400 और भी ज़्यादा है रैंक, तो उसमें चांसेस मतलब कम होते हैं कि प्रमोशन पे आप जाएँ। प्रमोशन तो होगा पर आपको एक अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, हमेशा अपनी रैंक पे भी ध्यान रखें। सिलेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, किसी तरह सिलेक्शन मिल, लेकिन उसके अलावा अगर आप एबल हैं तो अपनी रैंक भी मेंटेन करने की कोशिश करें। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, इसके अलावा भी अगर लगता है कि आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।